नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए साथ में उपस्थित है हमारे मित्र आशीष सैनी जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने एलएलबी कंप्लीट किया है और बीएचयू से ग्रेजुएशन, और अभी फिलहाल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। कल आप सभी ने दृश्य देखा होगा कि एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी परीक्षा प्रणाली को सुधार को लेकर उन अभ्यर्थियों को मांग कोई गलत नहीं था, बस मांग इतना था कि जो परीक्षा का प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसमें सुधार किया जाए, क्योंकि बहुत सारी विसंगतियां उसमें थी। उसके मांग को लेकर लगातार कई दिनों से आंदोलनरत छात्रों ने कल दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र के साथ अध्यापकों ने भी आंदोलन शुरू किया था। आप सभी ने देखा होगा कि करीब 7 बजे के आसपास जैसे ही अंधेरा होता है, दिल्ली प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन ने लाइट को ऑफ करती है और उन निहत्थे बच्चों के ऊपर जो अपने मांग को लेकर, जायज मांग को लेकर, सिर्फ इतना सा मांग था कि एसएससी अपने परीक्षा सिस्टम में सुधार कर ले, पारदर्शिता ला ले, उसमें किसी प्रकार की कोई शक, संदेह और धांधली न हो, इस मुद्दे को लेकर वो बच्चे आंदोलन कर रहे थे। और वह कमीशन के अध्यक्ष से मिलकर अपनी बात रखकर एक नोटिस बस सिर्फ मांग कर रहे थे कि आयोग एक नोटिस जारी कर दे कि हाँ, हमने परीक्षा के सिस्टम में सुधार करेंगे और जो भी उसमें खामियां उसको दूर करेंगे। लेकिन अध्यक्ष तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस ने लाइट ऑफ करके उन अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी, डंडे, जूते, चप्पल सब चला। यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी उस अंधेरी रात में पुलिस प्रशासन ने नहीं छोड़ा। इसका मतलब क्या है, आप क्या समझ सकते हैं कि क्या नौजवान जो अपनी बात है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वह अपनी बात सत्ता तक न पहुंचाए, यानी सत्ता के खिलाफ, वो खिलाफ नहीं था, हालांकि अपनी मांग थी, क्या उस मांग को सरकार तक न पहुंचाए? हर व्यक्ति की आवाज को ये सत्ता पुलिस के बल पे दबाने का प्रयास कर रही है। आशीष सर, आप ये पूरे मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? उन अभ्यर्थियों की जो पीड़ा है, उन अभ्यर्थियों की जो दर्द है, ये गरीब माँ बाप किस तरह से बच्चे को पढ़ाता है। आप हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र से देखते हैं कि लोगों अपने खेती बाड़ी को बंधक रखकर, बेचकर, माँ बने माताएं अपने गहने बंधक रखकर किस तरह से पैसे की व्यवस्था करके बच्चे को दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ भेजते हैं पढ़ने के लिए। और उन बच्चों को एक उम्मीद होता है कि अगर एसएससी ईमानदारी से परीक्षा कराएगा तो एक सीट मेरा अपना होगा। लेकिन धांधली होने की वजह से कभी कभी योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं और उनका मांग सिर्फ है कि धांधली समाप्त हो। तो ऐसी परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं और एसएससी और उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सरकार के द्वारा उठाया गया एकदम पूरी तरह निंदनीय है और ये कायराना हरकत है। बच्चों पे किसी भी तरह लाठीचार्ज और किसी भी तरह की मतलब हिंसा बिल्कुल सरकार को शोभा नहीं देती है। सरकार को चाहिए था कि उनके मुद्दों को सुने और गंभीरतापूर्वक ले, लेकिन सरकार ने उसे गंभीरतापूर्वक न लेते हुए रात के अंधेरे में बच्चों पे लाठीचार्ज कराया। जिससे मीडिया के कई साथियों को भी हताहत हुए हैं। और ये मांग, बच्चों की जो मांग है बिल्कुल जायज है। सरकार को उनकी बातों को समझना चाहिए और एसएससी में हो धांधली के लिए सरकार को सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन सरकार बच्चों की बात को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है। और आप जानते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न प्रदेशों के बच्चे जो है एसएससी की तैयारी के लिए देश विदेश, मतलब देश के कोने कोने से दिल्ली जाते हैं और हर जगह अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन उनके साथ धांधली होने के कारण एसएससी में बताया गया कि काफी सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। प्रदेश सरकार कई भर्तियां लीक हो जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा चल रहा है जिसमें ओबीसी वर्ग के कुछ छात्रों के साथ अन्याय किया गया, उन्हें भर्ती से किस तरह बाहर किया गया। तमाम धांधलियां इस देश की नौकरियों में कोई पारदर्शिता नहीं है। और बच्चों का मांग बस इतना है कि कोई भी भर्ती हो पारदर्शी तरीके से हो, उसमें जो बच्चा अच्छा मार्क्स पाए उसका चयन हो। कल आपने देखा होगा, एक तरफ तो दिल्ली में आंदोलन चला था, दूसरी तरफ लखनऊ में भी आप एक बहुत बड़ी भर्ती में एक बहुत बड़ा धांधली हुआ था जिसको आरक्षण घोटाला के नाम से जाना गया। 69,000 शिक्षक भर्ती। आप इस मुद्दे को जानते होंगे, हमें लगता है कि प्रदेश नहीं देश का लगभग हर जागरूक नागरिक इस मुद्दे से अवगत होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 से अधिक पिछड़े दलितों की सीट का घोटाला हुआ। उन मुद्दों को लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव हुआ और पुलिस ने बड़ी बर्बरता पूर्वक उन बच्चों को घसीट कर बस में भरकर लाकर इको गार्डन, अघोषित जिसको जेल कहा जाता है, उसमें लाकर बंद कर दिया। हालांकि वहां पे भी बच्चों का सिर्फ मांग ये थी, क्योंकि वह सिंगल बेंच, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच, इवन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको मोदी जी ने 2018 में 99 संविधान संशोधन करके उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था पिछड़ों को मंच से कि हमने पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दे दिया।
पिछड़ों के हक को कोई लूट नहीं सकता। वही पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष थे लोकेश प्रजापति, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि हाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। और उस रिपोर्ट के लेकर लड़कों ने लगभग 640 दिनों तक आंदोलन किया। और चुनाव के जस्ट पहले यानी 2024 के चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभ्यर्थियों से मिलते हैं और 68 की एक लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन उन लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आज तक नहीं मिला। वो मामला हाईकोर्ट में था, हाईकोर्ट सिंगल बेंच से भी सिद्ध किया कि हाँ आरक्षण का घोटाला हुआ है। डबल बेंच ने भी आदेश दिया कि हाँ पूरे 69,000 लिस्ट को रद्द किया जाए और पुनः रिविजिट करके जो बच्चे अंदर हो रहे हैं उनको अंदर किया जाए, जो बाहर हो रहे हैं उनको बाहर किया जाए। उन्होंने डबल बेंच ने भी सिद्ध किया कि हाँ आरक्षण का घोटाला हुआ है, कुछ गड़बड़ी भर्ती में हुई है। उस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो समान वर्ग के बच्चे थे जिनको बाहर करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। पूरे 1 साल हो गए, 20 से 22 डेट हो गया, लेकिन किसी भी डेट पर सरकारी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। सिर्फ यही मांग लेकर वो लड़के आंदोलन कर रहे थे, बच्चे आंदोलन कर रहे थे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने एजी को या डबल एजी को या किसी भी वकील को भेजा और भेजकर मामले की सुनवाई कराए, ताकि इन बच्चों को जो 4 से 5 साल से मानसिक अवसाद की स्थिति से गुजर रहे हैं उन्हें एक न्याय मिल सके। लेकिन आज तक दुर्भाग्य है कि सरकारी अधिवक्ता आज भी था सुनवाई, आज अर्जेंसी एक एप्लीकेशन पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता जी और कोई कुरियन जी थे उनके बेंच में था, लेकिन उन जज के पास बड़ा अफसोस है, देखने को 4 दिन पहले पेपर में आया था कि कुत्ते की सुनवाई हो गई। जी उनको न्याय मिल गया, लेकिन पिछड़े दलितों को सुनने के लिए, उनका केस सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका के पास समय नहीं है। और उन्होंने आज 28 अक्टूबर डेट डाल दिया, वो भी 28 अक्टूबर को छठ पूजा है, उस दिन भी संभावनाएं कमी है। दूसरा चीज आपने देखा होगा, सीबीसी का एक आदेश आया था कि मोदी जी के जो उनके शैक्षिक प्रमाण है उनको बाहर किया जाए, सार्वजनिक किया जाए, और उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया। तो इन सारी परिस्थितियों को आप पूरे देश में देख रहे हैं, एक तरफ चल रहा है आरक्षण चोरी तो दूसरी तरफ चल रहा है वोट चोरी। दोनों मुद्दे काफी हाईलाइट है। इनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या देश में कुछ अघोषित आपातकाल की स्थिति नहीं लग रही है? बिल्कुल सर, आप इसकी तुलना आपातकाल से कर सकते हैं। अगर ये सरकार चाहती तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन करती और हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो गलत तरीके से बच्चे चयनित हुए थे उनको बाहर करती और अदालत न्यायालय ने बोला था कि इनको आप जो जायज हैं उनको अंदर कीजिए। लेकिन सरकार की मंशा किसी की तरह उनको नौकरी देने का नहीं था, इसलिए सरकार ने अपने ऊपर न लेते हुए बैक दरवाजे से उन सब अभ्यर्थियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और अगर सरकार की मंशा अगर उनको न्याय देनी होती वो सरकारी वकील को वहां उपस्थित कर दे। सरकारी वकील को उपस्थित न करने का सीधा सा तात्पर्य यही है, ये सरकार नहीं चाहती है कि 6800 में पिछड़े दलित आए सरकारी संस्थानों में आए। बिल्कुल सर, तो इस तरह से मिला जुला के कहा जा सकता है कि एक अघोषित आपातकाल की स्थिति है। हालांकि हम ये भी कर सकते हैं कि जो खासतौर से पिछड़े और दलित लोग हैं अभी भी जागरूकता की कमी है। बड़े बड़े नेता तो हैं, हमें तो लगता है कि जो पिछड़े दलित बड़े लीडर हैं, जिनको हम लीडर कहते हैं बीजेपी में, वो लीडर नहीं बल्कि लोडर है। माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दिला पाए तो फिर वह किसकी राजनीति करते हैं? भाई वो तो बीजेपी में पिछड़ों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। भूपेंद्र चौधरी जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, संजय निषाद जी, ये लोग क्या है? ये तो प्रदेश के, अगर ये लोग नेता नहीं है, ये लोग अपने पर्सनल हित के वजह से ये लोग राजनीति में आए हैं और ये लोगों का एकमात्र उद्देश्य अपना पर्सनल एजेंडा और अपने घर परिवार की तरक्की है। बस इनका राजनीति और जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि किसी तरह राजनीति में आए, अपने परिवार के लोगों को मतलब एक जगह सेटल करें। जैसे आप जानते हो कि हमारे निषाद जी है, उन्होंने भाजपा सब गठबंधन का चुनाव लड़ा, उन्होंने अपने ही परिवार के जितने भी मतलब लोकसभा विधानसभा की टिकट अपनी परिवार के लोगों को दिया। तो इनका सर जनता के हित से कोई लेना नहीं है। अगर कोई मतलब पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है उन्हें अपना नेता मानता है तो वो सबसे बड़ी भूल है उनकी सर। ठीक है, पिछड़े वर्ग के नेता नहीं है, वो बस अपना पर्सनल एजेंडा साध रहे हैं और जब तक उनका हित चल रहा है पार्टी से तब तक वो पार्टी के साथ है। जिस दिन उनका मतलब अहित होगा तो उनको छोड़ के किसी और दल के साथ चले जाएंगे। निश्चित तौर पे अब पिछड़े दलितों को 5 किलो राशन से ऊपर सोचने की जरूरत है, अन्यथा 5 किलो राशन में वो फंस चुके हैं और उस जाल में फंस चुके हैं कि उनके बच्चों को आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य वो अंधकारमय है। तो अब जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में लगभग सभी भर्तियों में, बीईओ की भर्ती को आप देख लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती सामने है। आपने देखा होगा एक वहां पे जो कृषि विश्वविद्यालय में जो भर्ती हुई थी
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भर्ती, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई थी, उसमें एक वर्ड आ गया NFS, वो नॉट फाउंड सुटेबल। वो किसके लिए यूज है? वह पिछड़े दलितों के अभ्यर्थियों के लिए यूज किया गया कि वह संविधानिक संस्थानों में जाने से रोका जा रहा है सर, ठीक है। और ये सरकार और उस पद पे बैठे लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग से लोग आगे बढ़े और मतलब संस्थाओं में आए, क्योंकि वो अपने लोग को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है, हमारे लोग संस्थाओं में आएंगे तो हमको आगे चल के फायदा होगा, ठीक है। इसलिए वो चाहते हैं कि ओबीसी और पिछड़ा दलित पीछे ही रहे, वो उनको संस्थान में रोकना है बस उनको। हमें लगता है इसी उद्देश्य को लेकर जो प्राइमरी स्कूलों को मर्जिंग किया गया, जो बंद करने का एक प्लानिंग, हम बंद नहीं कहेंगे, मर्जर कहेंगे। अच्छा, एक चीज बताएं कि एक स्कूल में लोग कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था मतलब सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? सही इसलिए नहीं हो पा रहा है, अब बताइए, एक अध्यापक अगर है, 30 ही बच्चे मान लेते अगर है, तो एक अध्यापक उसको सभी विषय तो पढ़ा नहीं सकता। हम कह रहे हैं कि अगर स्कूलों में 30 बच्चे हैं तो आप 5 विषय के 5 अध्यापक रखो, तो पहले आप सुचारू रूप से पूरे जो पर्याप्त शिक्षक उनकी नियुक्ति करिए। देखिए, जब सुचारू रूप से क्लास चलेंगे, सभी क्लास उनके सभी विषयों के टीचर जब उनको मिलेंगे, तो ऑटोमेटिक उनसे बच्चे आना शुरू कर देंगे। आखिर में नवोदय में बच्चे क्यों भीड़ लगाते हैं? वो भी तो सरकारी स्कूल है। केंद्रीय विद्यालय में क्यों बच्चा जाना चाहता है? वो भी तो सरकारी स्कूल है। IIT में व्यक्ति सरकारी में जाना चाहता है, MBBS सरकारी कॉलेजों में करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्राइवेट संस्थाओं से बेहतर है। वहां पे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। अगर वही सुविधाएं आप प्राइमरी में भी दे दें, तो यहाँ पे भी दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे हैं और कोई गार्जियन नहीं भेजेंगे, वो सरकारी स्कूल में ही भेजेंगे। लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पिछड़ा दलित जो निचले तबके का व्यक्ति है, यानी जो एक तरह से धरातल पर जो वस्तु व्यक्ति है, उसको शिक्षा का लाभ मिलेगा और आगे बढ़ेगा। उसको आपको रोकना है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। तो हालांकि हम लोग राजनीतिक बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण सर आप आजकल देखिए, कई सारे मतलब एग्जाम में जिसमें जनरल का जो मतलब कटाव है वो नीचे जा रहा है, ओबीसी का ऊपर जा रहा है। इसका सीधा सा उद्देश्य तात्पर्य यही है कि ओबीसी वर्ग से लोग पढ़ रहे हैं तो वो मतलब अब वो आगे आ रहे हैं, ओवरलैपिंग को रोका जा रहा है ताकि वो बच्चे जनरल में ना जाए, उनको वहीं तक सीमित कर दिया जाए और 27% में ही मरे। ये सरकार की सोची साजिश है और ये आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही घातक सही है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही घातक है। अरे आप देखे होंगे कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार कोई बहुत अच्छी है चाहे खराब है, सभी सरकारें एक जैसी हैं, क्योंकि नेताओं की एक प्रजाति होती है। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी भी परीक्षाओं को न तो फाइनल आंसर की जारी करता है, न तो फाइनली जल्दी वो कट-ऑफ जारी करता है, और न ही रिजल्ट के बाद तुरंत आपको मार्कशीट मिल जाएगा। आयोग की कार्यप्रणाली में हमेशा से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हाल ही में आपने देखा होगा श्रवण पांडे बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का बैठ रहा था, जिसमें इन्होंने मेंस की कापियां तक बदली जा रही है सर। तो आप जाहिर सी बात है, इस मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो भर्तियां की जा रही है, पारदर्शिता नहीं है। ये सब चीजों को देखकर मन बड़ा द्रवित होता है, दुखी होता है कि आखिर एक गरीब बच्चा किस तरह से वो आगे बढ़े, जब इतनी बड़ी धांधलियां है, इतनी पारदर्शिता तो बिल्कुल नहीं। हालांकि योगी जी बार बार हर भर्तियों की बात करते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार सभी मुश्किलों से हमें लड़ना है, ठीक है। हमें शिक्षा निरंतर ग्रहण करनी है, ठीक है। भले नौकरी मिले या ना मिले, शिक्षा का मतलब नौकरी करना ही नहीं है सर, ठीक है। शिक्षा का मतलब है अपने अधिकारों को जानना। अगर हम अधिकार अपना जानेंगे और दूसरों को बताएंगे उसके अधिकार के बारे में, तो समाज सशक्त बनेगा, हमारा वर्ग सशक्त बनेगा, ठीक है सर। तो नौकरी उद्देश्य नहीं है शिक्षा का सर, ठीक है। और अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो हम जिस भी फील्ड में जाएंगे तो बेहतरीन कार्य करेंगे, चाहे वो बिजनेस ही रहे, चाहे अन्य कोई भी कार्य रहे, हम उसको अच्छे तरीके से करेंगे सर। चलिए, मिलाजुला बहुत हम लोगों ने बहुत अच्छे बिंदुओं पर चर्चा किया, और हम सब लोग चाहेंगे, जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, कि जहां भी रहे समाज को जगाने का प्रयास करें। अन्यथा की स्थिति हमारी पीढ़ी तो जाएगी, आने वाली पीढ़ियां भी खत्म हो जाएंगी, और आने वाली पीढ़ियां हमें और आपको गाली देंगी कि जब आपके अधिकार मैं लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि आप कब तक रोक पाएंगे? समुद्र की नदी की धारा को कोई बदल नहीं सकता, नदी अपना रास्ता बना लेती है सर। आंधी तूफान को कोई रोक नहीं सकता, वो अपना रास्ता बना लेती है, ठीक है। और सच कभी छुपता नहीं है, सच को आप कितना भी दबाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये तो सर, ये जितने टीवी चल रहे हैं, इनकी जो भी है मनमानी, आप जैसे आप लोग बोलते थे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस जीतेगी नहीं। कांग्रेस को अगर घमंड हुआ तो कांग्रेस सत्ता से बाहर गई। अगर इस सरकार को अगर घमंड है तो इस सरकार का भी एक दिन होना ही है, होना ही। वैसे ही आप हमारे मतलब किसी के उत्थान को नहीं रोक सकते सर, ठीक है। पतन सबका निश्चित है, एक दिन होगा और निरंतर हम तरक्की करेंगे। बस इसी आप विश्वास के साथ आप शिक्षा ग्रहण कीजिए और अपने अधिकारों को जानिए। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।